हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स पर। क्या आपको भी मैथ्स में परसेंटेज के सवाल देखकर डर लगता है? क्या सक्सेसिव इलेक्शन और कमीशन वाले क्वेश्चन आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट करते हैं? तो अब डरना बंद कीजिए, क्योंकि आज की इस स्पेशल क्लास के बाद परसेंटेज का डर हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। इस वीडियो में हम सक्सेसिव परसेंटेज की बेहतरीन ट्रिक्स, इलेक्शन पर आधारित वे सवाल जो एसएससी, रेलवे और बैंक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और कमीशन वाले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का सबसे इजी कंसेप्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी उत्पाद की कीमत में 10% की वृद्धि होती है और फिर 20% की वृद्धि होती है तो कुल वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से करेंगे, न कि सक्सेसिव के फॉर्मूले से। अब रेशो मेथड से कैसे करना है वो देखिए। प्राइस में पहले 10% की वृद्धि हुई, यानी कि प्राइस 10 यूनिट से बढ़कर 11 यूनिट हो गया। और उसके बाद 20% की वृद्धि हुई, यानी प्राइस 10 यूनिट से बढ़कर 12 यूनिट हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ये वाली वैल्यू स्टार्टिंग की वैल्यू और रहेगी, और ये वाली जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो 2 बार वृद्धि करने के बाद की वैल्यू होगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 100, इन दोनों की 132, यानी कि मेरे पास पहले 100 यूनिट प्राइस रहा होगा, तो 2 बार वृद्धि करने के बाद 132 यूनिट हो गया। तो बढ़ा कितना है? 32 यूनिट बढ़ा है। अब ये यूनिट क्या है? परसेंटेज ही तो है ये, क्योंकि स्टार्टिंग का प्राइस 100 था। और क्वेश्चन नंबर 2, 100 के प्रारंभिक मान से प्रारंभ करके ये क्रमिक परिवर्तन लागू करें और बाद में बताना कि कितना परिवर्तन हुआ प्राइस में। पहले 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब, अगर प्राइस 5 यूनिट था तो 5 से बढ़कर 6 यूनिट हो गया। 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि का मतलब प्राइस पहले अगर 10 यूनिट था तो 10 यूनिट से बढ़कर 13 यूनिट हो गया। और फिर 50% की कमी, यानी कि प्राइस पहले अगर 2 यूनिट रहा होगा तो 2 यूनिट से घटकर 1 यूनिट रह गया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई 100 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 78। अब 178 मेरे पास रेशो आ गया। 100 पहले का मान है प्राइस बढ़ने से पहले का, और 78 जो ये तीन परिवर्तन की है उनके बाद का मान है। यानी प्राइस अगर मेरे पास पहले 100 यूनिट था तो 100 यूनिट से घटकर 78 यूनिट रह गया। तो 100 से 22 यूनिट घटा है। अब 22 यूनिट घटा है तो 22 क्या है? 22% ही तो घटा है ये, क्योंकि 100 को बेस मानकर 22 की वैल्यू तो 22% ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रतिशत के लिए शुद्ध परिवर्तन की गणना करें। पहले कोई चीज़ 25% बढ़ी, उसके बाद 10% बढ़ी, और फिर 30% कम हो गई। अब 25% बढ़ने का मतलब, पहले अगर कोई चीज़ 4 यूनिट थी तो 4 यूनिट से बढ़कर वो 5 यूनिट हो गई। और उसके बाद 10% बढ़ी, यानी कि 10 यूनिट से बढ़कर वो 11 यूनिट हो गई। और उसके बाद 30% कम हुई, यानी कि 10 यूनिट से घटकर वो 7 यूनिट रह गई। अब इन तीनों की गुणा 400 और इन तीनों की गुणा 7 पंजे 35, 35 की और 11 की गुणा 385। यानी कि कोई चीज़ हमारे पास पहले अगर 400 थी तो वो 3 बार ये परिवर्तन करने के बाद 385 रह गई। तो कमी 15 की हुई है, और किस में से हुई है? 400 में से। यही परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 15, 3.75% बार चला जाएगा। यानी कि ये परिवर्तन करने के बाद कोई वस्तु 3.75% कम हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 25% और 18% की कमी होती है तो वह 6273 हो जाती है। वह संख्या क्या है? पहले 15% की कमी हुई, यानी कि वो संख्या 20 से घटकर 17 रह गई। और फिर 25% की कमी हुई, यानी कि संख्या 4 से घट के 3 रह गई। और फिर 18% की कमी,
यानी कि संख्या 50 से घटकर 41 रह गई। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई 20 चौक 80 और 80 की 50 में मल्टीप्लाई 4000। 17 तिये 51, 51 की और 41 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 की पहले 40 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 में कर देंगे। 51 की 40 में 2040 और 2040 में 51 जोड़ेंगे तो 2091। अब 2091 की वैल्यू 6273 दे रखी है, तो ये कब आई है? 2091 की 3 में मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। और अगर मैं 4000 की भी 3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास स्टार्टिंग की संख्या आ जाएगी जो वो रही होगी। तो स्टार्टिंग की संख्या मेरे पास 12000 रही होगी। 12000 ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 20% की दो क्रमिक कमी का एकल समतुल्य है। 20% की दो क्रमिक वृद्धि के समतुल्य से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमारे पास दो वस्तुएं हैं और दोनों का प्राइस 100 रुपये है। एक वस्तु को 10 रुपये बढ़ाकर बेच दिया और एक वस्तु को 7 रुपये कम में बेच दिया। अब 7 रुपये कम में बेचा तो हमने 93 में बेचा होगा और 10 रुपये बढ़ाकर बेचा तो 110 में बेचा होगा। क्वेश्चन हमसे 110 का रिलेशन नहीं पूछ रहा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 7 है वो 10 से कितना कम है, यानी कि कितना प्रतिशत कम है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं और उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले 20% की 2 बार कमी की गई, यानी कि 5 यूनिट से घटाकर 4 यूनिट प्राइस किया गया 2 बार। तो यहाँ स्टार्टिंग का प्राइस 25 रहा होगा और घट के 16, घटा कितना? 9 घटा। और दूसरे टर्म में 20% की 2 बार वृद्धि की गई, यानी कि प्राइस 5 यूनिट से 6 यूनिट किया गया 2 बार। स्टार्टिंग का प्राइस यहाँ 25 रहा होगा और बढ़ोतरी करने के बाद 36, यानी कि यहाँ 11 यूनिट प्राइस बढ़ा है और यहाँ 9 यूनिट बढ़ा है। अब क्वेश्चन में है क्रमिक वृद्धि के समतुल्य से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बेस ये है हमारा 11 वाला बेस लेना है। 11 से 9 कितना कम है? 2 कम है। 11 से 2/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 18.18% कम है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मूल संख्या क्या है? संख्या में पहले 20% की कमी की गई है, यानी कि संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी गई और फिर 15% की वृद्धि, यानी कि संख्या 20 से बढ़ाकर 23 कर दी गई। अब संख्या हमारे पास रही होगी 20 पंजे 100, यानी कि कोई संख्या स्टार्टिंग में हमारे पास 100 थी तो वो एक बार 20% की कमी और एक बार 15% की वृद्धि करने के बाद 23 चौक 92 रह गई। 100 से 92 8 कम है। अब 8 की वैल्यू 64 दे रखी है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8। तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए भी हम 100 की 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मूल संख्या हमारे पास 800 रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले विक्रेता ने 20% का लाभ कमाया, यानी कि उसने फर्नीचर अगर 5 रुपये का खरीदा था तो 6 रुपये में बेच दिया। और दूसरे ने 25% का लाभ कमाया, यानी कि इसने 4 रुपये में अगर फर्नीचर खरीदा था तो वो 5 रुपये में बेच दिया। तीसरे का पता नहीं, लेकिन फाइनल तो पता है। फाइनल 65% का लाभ कमाया गया है तीनों के द्वारा, यानी कि अगर उसका प्राइस पहले अगर 20 था तो तीनों ने मिलाकर उसको 33 रुपये में बेचा है। अब तीसरे की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 33 में और इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे,
यानी कि 20 की मल्टीप्लाई 5 और 6 में, और 33 की मल्टीप्लाई 5 और 4 में। अब रेशो है, रेशो में हम दोनों तरफ काट सकते हैं, जो कटता है उसको काटो। 5 से 5, 4 से ये 5 बार, और 3 से ये 2 बार, और ये 11 बार, यानी कि 5 दूनी 10, 10:11 आ गया मेरे पास। यानी कि तीसरा जो बंदा था उसने अगर फर्नीचर को 10 रुपये में ख़रीदा था तो उसने 11 रुपये में बेचा है, यानी कि उसने 10% का प्रॉफिट कमाया है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो पुराने एक क्षेत्रफल के मान की तुलना में आयत के नए क्षेत्रफल का मान कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब लंबाई पहले 20% बढ़ी है, यानी कि लंबाई अगर पहले 5 यूनिट थी तो बढ़कर 6 यूनिट हो गई, और चौड़ाई 10% कम हुई है, यानी कि चौड़ाई अगर पहले 10 यूनिट थी तो घट के 9 यूनिट रह गई। अब 5 और 10 की गुणा 50, और 6 और 9 की गुणा 54, यानी कि एरिया पहले 50 था और लंबाई में बढ़ाने के बाद और चौड़ाई घटाने के बाद एरिया 54 हो गया, यानी कि एरिया 4/50 बढ़ा है। 4/50 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 8%, यानी कि एरिया में 8% की वृद्धि हुई है। अब आप ये पूछोगे कि आपको ये कैसे पता चला कि ये एरिया में ही चेंज है। अब इसका उत्तर सुनो, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। लंबाई की चौड़ाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ही तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ष के आरंभ में एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12/1000 की दर से वृद्धि हुई। अगले वर्ष जनसंख्या में 1% की दर से कमी आई। 2 वर्षों के अंत में जनसंख्या क्या है वो बतानी है। 12/1000 की दर से वृद्धि का मतलब है 1000 व्यक्तियों पर एक साल में 12 व्यक्ति बढ़े हैं। तो 8,50,000 पर कितने बढ़े होंगे वो निकालने हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 8,50,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, और 12 की 85 में मल्टीप्लाई 1020, और 1 जीरो और है तो 1 जीरो और, यानी कि 8,50,000 पर एक वर्ष में 10,200 आदमी बढ़े हैं, और बढ़कर 8,60,200 हो गए। अगले वर्ष जनसंख्या में 1% की दर से कमी आ गई, यानी अगले वर्ष के अंत तक सिर्फ 99% पॉपुलेशन ही बची। अब परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे। 99 को लिख लिया मैंने 100 - 1, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब 8,602 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,60,200, और 8,602 की 1 में मल्टीप्लाई 8,602 ही। अब निकालनी तो मेरे को 99 की वैल्यू है, तो मैं 100 वाली वैल्यू में से 1 वाली वैल्यू घटा दूंगा तो मेरे पास 99 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 8,60,200 में से 8,602 माइनस कर दूंगा। तो ये माइनस करने के बाद यहाँ 8, 9, 5, 1, 5, 8, यानी कि 8,51,598 इतने आदमी रहे होंगे दूसरे वर्ष के अंत तक। अब आगे इलेक्शन वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ। विजयी उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया और 88 मतों से जीता। यदि 58 मत अवैध घोषित किए गए तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ तो दूसरे को वैध मतों का 46% प्राप्त रहा होगा, और इन दोनों का डिफरेंस है 8% का, यानी कि 8% वोट की वैल्यू 88 है, तो 1% वोट की वैल्यू 11 और 100% वोट की वैल्यू 1100,
यानी कि उस चुनाव में 1100 वैध मत डाले गए थे। अब बतानी तो हमको टोटल मतों की है, या वे वैध हों या फिर अवैध हों, तो इसमें 58 और जोड़ देंगे, यानी कि 1158 टोटल वोट डाले गए थे उस चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी के बीच हुए चुनाव में उम्मीदवार ए जिसे 54% मत मिले 2560 मतों से जीता। यदि 80% लोगों ने मत डाला और कोई अवैध मत नहीं था तो मतदान सूची में सूचीबद्ध मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया मतदाता सूची में 100 मतदाता थे और 100 में से 80% ने वोट डाला, यानी कि 100 में से 80 ने ही सिर्फ वोट डाला और 80 में से 2 व्यक्तियों को वोट डाले गए, एक तो कैंडिडेट ए को, एक कैंडिडेट बी को। अब कैंडिडेट ए को मिले हैं 54% वोट, वे 54% वोट मिले हैं 80 का। अब 80 का 54% निकालेंगे तो ये आएगा 43.2, यानी कि 54 की 8 में मल्टीप्लाई करके एक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। और 80 में से जितने वोट बच गए वो मिले हैं बी को, और बच कितने गए 36.8। अब जो कैंडिडेट ए था उसको बी से कितने वोट ज़्यादा मिले हैं, 43.2 में से 36.8 को माइनस कर देंगे, यह है मेरे पास 6.4, यानी कि कैंडिडेट ए को कैंडिडेट बी से 6.4% वोट ज़्यादा मिले हैं। जब मतदाता सूची में 100 व्यक्ति थे तब 6.4% की वैल्यू हुई 2560 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू 400 और 100% की वैल्यू 40,000, यानी कि मतदाता सूची में 40,000 मतदाता थे। क्वेश्चन नंबर 12, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल वैध मतों में से 60% मत मिले, 25% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैंने टोटल वोट 15,000 न मानकर 100 मान लिया कि टोटल वोट 100 थे और 100 में से 25% मत अवैध थे, तो 75 वोट वैलिड थे। और 75 में से एक को मिले 60%, 75 का 60% 45, यानी कि एक को 45 वोट मिले हैं, तो दूसरे को 75 माइनस 45 30 वोट मिले होंगे। अब 100 की वैल्यू 15,000 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले थे, यानी कि 30 की भी 150 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को 4500 वैध मत मिले थे। क्वेश्चन नंबर 13, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल मतों का 48% प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हराया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी वो निकालनी है। कुल मतदाता 100% थे, 100% में से 8% ने अपना मत नहीं डाला, तो 92% ने अपना मत डाला। 92% मत 2 व्यक्तियों को डाले गए। अब एक व्यक्ति को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ है, ना कि 92 का 48%। कुल मत 100 थे तो 100 का 48%, एक व्यक्ति को 48% वोट मिला है और दूसरे व्यक्ति को बचे हुए वोट मिले हैं, यानी कि 8 ने तो वोट नहीं डाले थे, 92 वोट डाले थे। 92 में से एक को 48 वोट डाल दिए तो दूसरे को 44 ही वोट डाले गए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो विजेता था उसको अपने प्रतिद्वंदी से 110 मत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में तो 4% है, लेकिन मतों का डिफरेंस 110 है, यानी कि 4% की वैल्यू 110 है, तो 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 25, दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू आएगी। 25 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 275 और एक जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि टोटल वोटर 2750 रहे थे उस चुनाव में मत डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14,
पी आर और एस के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों में से 1/10 मत अवैध हैं। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिले हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अवैध मतों के आधे मत अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। खराबी के कारण आर को मिले मतों का कुल प्रतिशत क्या है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और साथ ही साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पी आर और एस के बीच में हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों में से 1/10 मत अवैध हैं, यानी कि 10% मत तो अवैध हैं, यानी 100% वोट डाले गए हैं, 100 में से 10% वोट तो अवैध हैं, यानी कि उनको तो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया और बाकी के 90 वोट बचे और 90 वोट 3 कैंडिडेट को मिले हैं, पी आर और एस को। अब आगे पढ़ो। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिले हैं। कुल डाले गए वो मत 100 हैं, 100 के आधे इन दोनों को मिले हैं 50 और इनको भी बराबर बराबर वोट मिले हैं आधे में से, यानी कि आर को भी 25 वोट मिले हैं और एस को भी 25 वोट मिले हैं। अब मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अवैध मतों के आधे मत अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। एस के आधे मत यानी 12.5 और अवैध मतों के आधे मत यानी कि 5 आर के पक्ष में गिन लिए गए। तो खराबी के कारण आर को मिले मतों का कुल प्रतिशत क्या है। आर को कुल कितने मत मिले हैं, 25, 12.5 और 5 तीनों को जोड़ेंगे तो 42 वोट मिले हैं आर को। टोटल वोट कितने थे, 100%। आर को मिले हैं 42%। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। एक चुनाव में एक मतदाता के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को मत देने का विकल्प होता है। सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए नोटा का विकल्प भी होता है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा से 6 गुना मत मिले। विजेता को दूसरे उपविजेता से, यानी कि जो पहले नंबर पे आया है उसको तीसरे नंबर वाले से 2 गुणे मत मिले हैं। प्रथम उपविजेता को नोटा से, प्रथम उपविजेता यानी कि जो सेकंड नंबर पे रहा है उसको नोटा से 900 मत अधिक मिले हैं। वह द्वितीय उपविजेता को, मतलब जो दूसरे नंबर वाला है वो तीसरे नंबर वाले को 150 मतों से हरा देता है। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है। अब इस क्वेश्चन में एक तो पहले नंबर पे आया है, एक दूसरे नंबर पे और एक तीसरे नंबर पे, और चौथा ऑप्शन था नोटा का। क्वेश्चन में दे रखा है विजेता को तीसरे नंबर वाले से 2 गुणे मत मिले हैं, यानी कि तीसरे नंबर वाले को अगर 1 यूनिट वोट मिले हैं तो पहले नंबर वाले को 2 यूनिट वोट मिले हैं। और प्रथम उपविजेता यानी कि जो दूसरे नंबर पे आया है उसको द्वितीय उपविजेता से इससे 150 मत ज़्यादा मिले हैं, यानी कि वो तीसरे नंबर वाले को 150 वोटों से हरा देता, तो दूसरे वाले को 1 यूनिट प्लस 150 वोट मिले हैं। और नोटा को पता नहीं, तो नोटा को मान लिया मैंने, n वोट मिले हैं। अब क्वेश्चन में एक लाइन और दे रखी है, यदि आपने ध्यान दिया हो तो ये वाली, तीनों उम्मीदवारों को नोटा से 6 गुना मत मिले हैं, यानी कि अगर नोटा को 1 यूनिट वोट प्राप्त हुए हैं तो तीनों को 6 यूनिट वोट मिले हैं। अब इन्हीं सब से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। वो 2 इक्वेशन कौन सी होंगी, देखो। पहली तो यही होगी कि तीनों के वोट जोड़कर नोटा के 6 के मल्टीप्लाई के इक्वल होंगे। उसको लिखेंगे कैसे, 2 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि तीनों को 4 यूनिट प्लस 150 वोट मिले हैं और नोटा को n वोट मिले हैं। n की 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बराबर, ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है, जो दूसरे नंबर वाला है उसको नोटा से 900 वोट ज़्यादा मिले हैं, यानी कि 1 यूनिट प्लस 150 वोट माइनस नोटा के वोट 900 वोटों के इक्वल हैं। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन।
अब इन दोनों इक्वेशन को मैं अगली स्लाइड पर लिख लेता हूँ एक बार। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन में से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और उसको आपस में इक्वल रख देंगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू तो दोनों की इक्वल ही होगी, चाहे इक्वेशन एक हो या वो इक्वेशन दूसरी हो। तो पहली वाली इक्वेशन से एक यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे पास 6n माइनस 150 डिवाइडेड बाई 4, और इस वाली इक्वेशन से एक यूनिट की वैल्यू n भी उधर जाएगा और 150 भी उधर, यानी कि 900 माइनस 150 और प्लस में n। अब इसको सोल्व करेंगे तो 900 में से 150 माइनस 750, यानी कि 750 प्लस n इधर है और 6n माइनस 150/4 इधर है। 4 को उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 750 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 3000 प्लस n, और इधर 6n माइनस 150 है। अब 6n में से ये n नहीं, यहाँ 4n भी आए, 4 की n के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ 4n भी है। 6n में से 4n माइनस करेंगे तो 2n, और 2n की वैल्यू 3150, ये उधर जाके जो जुड़ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू 3150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1575 आ गई। अब ये तो मेरे पास नोटा की वैल्यू आई है कि नोटा में 1575 वोट डाले गए थे। तो टोटल वोट कितने डाले गए थे? टोटल वोट 7n, क्योंकि 6n 3 कैंडिडेट को और 1n नोटा को मिले थे। तो 1575 की 7 में और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 11025 टोटल वोट जो कि पोल हुए थे उस चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 16। प्रदीप के पास एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल है जिसका मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है। मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य 85,000 रुपये है। यदि प्रदीप 3 साल बाद अपनी मोटरसाइकिल को बेचता तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? अब उसकी बाइक का प्राइस 85,000 है। अगले साल 10% कम होगा, यानी कि 9/10 ही रहेगा, और ऐसा 3 साल तक चलता रहेगा। और यही पूछा है कि 3 साल के बाद उसकी बाइक का मूल्य कितना रहेगा। 3 जीरो से 3 जीरो, अब 9 की पावर 3 729, और मल्टीप्लाई में है 85। अब 85 को मैं 90 माइनस 5 लिख लूँगा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि 9 की पावर 4 6561 होता है, और 90 चूँकि मैं 90 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 65,610 होएगा, और 729 की 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो वैसे भी दिक्कत होगी, तो मैं 729 को 2 से डिवाइड करके और 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब 729 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग में जाएगा ये 3 बार, फिर 6 बार, फिर 4 बार, और फिर पॉइंट, और फिर 5। अब मेरे को इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इस डेसिमल को काट दूंगा, तो मैं सीधा 65,610 में से 3,645 घटाऊंगा, जो कि मेरे पास 5, 6, 9, 1 और 6, यानी कि 61,965 रुपये आएगा उसकी बाइक का प्राइस 3 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 17। एक एजेंट को कपड़े की बिक्री पर 2.5% का कमीशन मिलता है। यदि एक निश्चित दिन पर उसे कमीशन के रूप में 12.5 रुपये मिलते हैं तो उस दिन उसके माध्यम से बेचा गया कपड़ा कितने रुपए का था? यानी कोई एजेंट अगर 100 रुपये की कोई चीज़ बेचे है तो 97.5 रुपये तो कंपनी को दे दे है और 2.5 रुपये अपने पास रख लिए हैं। अब क्वेश्चन में इस 2.5 की वैल्यू 12.5 दे रखी है और मेरे से 100 की पूछी है, तो 2.5 का 5 गुना है 12.5, तो 100 का 5 गुना 500, यानी कि उस एजेंट ने उस दिन 500 की बिक्री की होगी। तभी क्वेश्चन नंबर 18।
सौरभ को 20,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 20% का कमीशन और 20,000 रुपये से कम की बिक्री पर 15% का कमीशन मिलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई लड़का है सौरभ, अगर वो 20,000 रुपये से कम की बिक्री करता है तो उसको 15% का कमीशन मिलेगा, और 20,000 के ऊपर चाहे वो 40,000 की करे या फिर 60,000 की करे या फिर कितनी ही करे, उसको उस पर 20% का कमीशन देंगे। यानी कि स्टार्टिंग के 20,000 पर 15% और आगे 20% का कमीशन मिलेगा उसको। अब आगे क्या स्टेटमेंट में, एक विशेष दिन पर अपना कमीशन प्राप्त करने के बाद वह बॉस को 41,000 रुपये जमा करता है, तो सौरभ द्वारा की गई बिक्री का पता लगाएं। अब सौरभ ने पहले 20,000 में से 15% का कमीशन लिया, तो 85% उसने बॉस को दिए होंगे। तो 20,000 का 85% यानी कि 17/20 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 85% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/20 हो है, और उसमें ऐड कर देंगे हम। क्या ऐड करेंगे, जो उसने 20,000 से एक्स्ट्रा की सेल की है। अब मान लिया सौरभ ने 20,000 से x रुपये एक्स्ट्रा की सेल की है, तो x का वो 80% कंपनी को देगा या बॉस को, x का 80%। इन दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों कितना दिया है क्वेश्चन में, 41,000 रुपये। 20 से ये 20 और 17 की अगर 1,000 में मल्टीप्लाई 17,000, 17,000 उधर जाके माइनस का। अब 41,000 में से 17,000 माइनस करेंगे तो 24,000, यानी कि x का 80% 24,000 है। तो x कितना होगा, x होगा 30,000, क्योंकि 80 को मैं 4/5 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ से कंपेयर कर लूँगा, अगर 4 की वैल्यू 24 है तो 5 की वैल्यू 30 रही होगी। अब मेरे को पता चल गया कि सौरभ ने 20,000 से एक्स्ट्रा 30,000 रुपये की और सेल की थी, तो उसने टोटल सेल 50,000 रुपये की थी। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 20,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है। यदि विक्रेता कुल बिक्री में से अपना कमीशन काटकर कंपनी में 63,200 रुपये जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है। वो फ़र्क क्या है, देखिए, एक विक्रेता को 9% का कमीशन मिलता है हर बार, लेकिन जैसे ही वो 20,000 रुपये की सेल को क्रॉस करता है उसका कमीशन 1% और बढ़ जाए, यानी कि 20,000 के बाद उसको 10% का कमीशन मिलने लग गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि वह कंपनी को 63,200 रुपये जमा करता है, तो उसकी कोई बिक्री ज्ञात कीजिए। अब 20,000 तक तो उसको मिला है 9% का कमीशन, यानी कि 91% उसने कंपनी को दिए हैं, और बाद में 90% कंपनी को दिए हैं। किसका, एक्स मान लिया हमने उसने 20,000 से एक्स्ट्रा की सेल की है, और टोटल उसने कंपनी को दिए हैं 63,200 रुपये। 20,000 का 91% से 2 जीरो, 91 की 2 में मल्टीप्लाई 18,200, और 18,200 को 63,200 में से माइनस करेंगे तो 45,000। अब 45,000 किसी चीज़ का 90% है, तो वो चीज़ 100% कितनी होगी, तो वो चीज़ 100% 50,000 होगी। यानी कि उसने 20,000 से एक्स्ट्रा 50,000 की सेल की है, तो उसने कुल मिलाकर 70,000 रुपये की सेल की है। तब उसने कंपनी को 63,200 रुपये का कमीशन दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।